नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं ना, जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। बात हो रही है जोसेफ विजय चंद्रशेखर की। जी हाँ, वही जिन्हें आज दुनिया थलापति विजय के नाम से जानती है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक समय मजाक उड़ाए जाने वाले अभिनेता ने तमिलनाडु के राजनीतिक शिखर तक का यह अभूतपूर्व सफर तय किया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक ऐसा इंसान जिसका कभी बुरी तरह मजाक उड़ाया जाता था, वो अचानक से किसी राज्य की सत्ता कैसे हासिल कर सकता है। मतलब एक तरफ 90 के दशक का वो यंग लड़का जो बस अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था, और दूसरी तरफ आज का वो पावरफुल जननायक जो लाखों की भीड़ को संबोधित करता है। तो आइए इस दिलचस्प मिस्ट्री को शुरुआत से डिकोड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चरण 1 की, फ्लॉप एक्टर से मास हीरो बनने तक का सफर। देखिए, ये वो वक्त था जब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लड़का आगे चलकर सिनेमा और पॉलिटिक्स दोनों पर राज करेगा। 1992 में जब विजय की पहली फिल्म नालैया थिरप्पू आई, तो वो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। उस वक्त की एक मशहूर मैगजीन ने तो यहां तक लिख दिया था कि क्या हमें ऐसे चेहरे को देखने के लिए थिएटर में पैसे खर्च करने चाहिए। जरा सोचिए, इस तरह के क्रूर मजाक ने उस युवा को अंदर तक कितना तोड़ दिया होगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन बातों से वो पूरी रात रोते रहे थे। उनका करियर शुरू होने से पहले ही लगभग खत्म सा लग रहा था। लेकिन फिर जो हुआ वो इतिहास है। 1992 की उस असफलता के बाद 1996 में आई फिल्म पूवे उनका गाग, इस फिल्म ने सब कुछ बदल दिया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसने उन्हें एक रोमांटिक हीरो के तौर पर स्थापित किया। और फिर आता है साल 2004, फिल्म घिल्ली। इस फिल्म ने तो लिटरली सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी एक फिल्म ने विजय को एक रोमांटिक एक्टर से सीधा बॉक्स ऑफिस का अनटचेबल मास हीरो बना दिया। अब आते हैं चरण 2 पर, मसीहा वाली छवि का निर्माण। यहीं से ना सिनेमाई कहानियों और असल जिंदगी के बीच की लकीरें थोड़ी धुंधली होने लगीं। एक तरफ पर्दे पर विजय किसानों के हक के लिए लड़ रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, बिल्कुल एक मसीहा की तरह। और दूसरी तरफ रियल लाइफ में क्या हो रहा था? 2009 में उन्होंने अपने करीब 85,000 फैन क्लब्स को मिलाकर विजय मक्कल यक्कम यानी वीएमआई बना दिया। ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था। ये लोग ग्राउंड पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे थे, आपदाओं में मदद कर रहे थे, टॉपर्स को इनाम दे रहे थे। मतलब उनका सिनेमाई मैसेज अब हकीकत में बदल रहा था। अब बात करते हैं चरण 3 की, सत्ता से टकराव। तो फिल्मों और असल जिंदगी में बढ़ती इस भयंकर लोकप्रियता का नतीजा क्या हुआ? विजय का कद इतना बड़ा हो गया था कि जो स्थापित राजनीतिक दल थे, उन्हें अब सीधे तौर पर खतरा महसूस होने लगा। 2013 में उनकी एक फिल्म आई थलाइवा। इसकी टैगलाइन थी लीड करने का समय। बस इसी टैगलाइन ने एक बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल पैदा कर दी। तत्कालीन राज्य सरकार को लगा कि भाई ये तो सीधे तौर पर हमारे लिए चुनौती है। फिल्म को टैक्स में छूट नहीं मिली, धमकियां दी गईं और इसे राज्य में रिलीज होने से तक रोक दिया गया। सच कहें तो शायद इसी घटना ने विजय को पहली बार ये सोचने पर मजबूर किया कि अब स्वतंत्र राजनीति में उतरने का वक्त आ गया है। फिर 2017 में एक और बड़ा धमाका होता है। फिल्म मर्सल याद है? उसमें एक डायलॉग था जहां उन्होंने सीधा जीएसटी की आलोचना की। उन्होंने कहा सिंगापुर में 7% जीएसटी है और हेल्थ केयर फ्री है, जबकि भारत में 28% जीएसटी है लेकिन हेल्थ केयर फ्री नहीं है। इस एक डायलॉग ने तत्कालीन केंद्र सरकार और बीजेपी को खासा नाराज कर दिया। खूब बवाल हुआ, सेंसरशिप की मांग उठी और यहां तक कि उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। खैर, ये विवाद यहीं नहीं रुका। राजनीतिक हमले तेज हो गए। आलोचकों ने इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की। उन्हें जोसेफ विजय कहकर उनके ईसाई होने पर निशाना साधा गया। बात यहां तक पहुंच गई कि 2020 आते आते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके घर पे छापा मार दिया। लेकिन कमाल की बात देखिए, इन सब हमलों ने एकदम उल्टा काम किया। इन विवादों ने आम जनता के बीच विजय की एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एक पीड़ित मसीहा वाली छवि को और भी ज्यादा सॉलिड कर दिया। आगे बढ़ते हैं चरण 4 पर, जमीनी नेटवर्क का निर्माण। अब ये सारे विरोध विजय को रोक तो पाए नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे उनका फैन बेस अब सीधे चुनावों के लिए तैयार होने लगा था। लेकिन 2020 में एक बड़ा हैरान करने वाला ट्विस्ट आता है। विजय के पिता ने वीएमआई को एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर रजिस्टर करा दिया, पर विजय अपनी पॉलिटिकल टाइमलाइन पर फुल कंट्रोल चाहते थे। उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी इसमें कोई सहमति नहीं है। और पता है क्या, उन्होंने अपने ही माता पिता के खिलाफ केस दर्ज कर दिया ताकि कोई भी उनकी मर्जी के बिना उनके नाम का इस्तेमाल ना कर सके। ये साफ दिखाता है कि वो अपनी रणनीति को लेकर कितने ज्यादा डेडिकेटेड थे। और उनके इस ग्राउंड लेवल नेटवर्क की ताकत का असली सबूत हमें देखने को मिला 2021 के स्थानीय निकाय चुनावों में। विजय के फैंस ने बिना किसी ऑफिशियल पार्टी नाम के निर्दलीय चुनाव लड़ा, और आंकड़े सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। 169 में से 115 उम्मीदवार चुनाव जीत गए, मतलब सीधा 68% का सक्सेस रेट। बिना किसी बड़े गठबंधन के मिली इस जीत ने यह साबित कर दिया कि उनकी राजनीतिक मशीनरी अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। चलिए अब बात करते हैं चरण 5 की, अंतिम राजनीतिक छलांग।
इतनी मजबूत नींव तैयार होने के बाद अब वक्त था अपनी खुद की पार्टी के ऑफिशियल लॉन्च का। फरवरी 2024 में विजय ने तमिलगा वित्री कड़गम यानी टीवीके का ऐलान किया और अक्टूबर में एक बहुत ही विशाल रैली की। इस रैली में 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। यहां विजय ने अपनी विचारधारा एकदम साफ कर दी। उन्होंने अंबेडकर, पेरियार और कामराज के सामाजिक न्याय वाले सिद्धांतों को अपनाया। और हां, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। बीजेपी को अपना वैचारिक विरोधी बताकर फाशीवादी कहा और सत्तारूढ़ डीएमके को अपना राजनीतिक विरोधी बताते हुए जहरीला और भ्रष्ट करार दिया। पर देखिए, राजनीति का यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। 27 सितंबर 2025 को करूर की एक रैली में एक बहुत ही भयानक त्रासदी हो गई। भीड़ बेकाबू हुई और मची भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई। इसके बाद विजय पूरे 48 घंटे तक चुप रहे और जब उनका बयान आया तो उन्होंने माफी मांगने के बजाय सीधा डीएमके पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगा दिया। इससे एक बहुत ही कड़वे राजनीतिक युद्ध की शुरुआत हो गई। एक पल को तो ऐसा लगा कि शायद उनका पॉलिटिकल करियर शुरू होने से पहले ही गहरे संकट में आ गया है। लेकिन इन सब झटकों के बावजूद दिसंबर 2025 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अपनी आखिरी फिल्म थलपति 69 के ऑडियो लॉन्च पर उन्होंने सिनेमा को हमेशा के लिए छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब इसे जरा पर्सपेक्टिव में रखकर देखिए। उस वक्त वो अपने करियर के एकदम पीक पर थे और एक फिल्म के लिए लगभग 250 करोड़ रुपए ले रहे थे। इतनी बड़ी रकम और सुपरस्टारडम को छोड़कर फुल टाइम राजनीति में आना यह सच में एक बहुत बड़ा और रिस्की कदम था। और अब आते हैं हमारे आखिरी चरण पर, एक ऐतिहासिक चुनावी जीत। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर है। 2026 के राज्य विधानसभा चुनावों में टीवीके ने अकेले उतरने का फैसला किया और उनकी रणनीति कितनी कैलकुलेटेड थी ये उनके घोषणा पत्र से ही पता चल जाता है। महिलाओं के लिए 2,500 रुपये महीना, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए 3,000, बेरोजगार युवाओं के लिए 2,500 से 4,000 रुपये और किसानों की कर्ज माफी के साथ 6 मुफ्त LPG सिलेंडर। ये सिर्फ वादे नहीं थे, ये अलग अलग डेमोग्राफिक्स को सोच समझकर टारगेट करने की एक बहुत ही पावरफुल रणनीति थी। और फिर जब 4 मई को नतीजे आए तो स्क्रीन पर एक ऐसा नंबर फ्लैश हुआ जिसने तमिलनाडु की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। वो नंबर था 108। जी हां, अपने पहले ही चुनाव में टीवीके ने 234 में से 108 सीटें अपने नाम कर लीं। एक नई नवेली पार्टी के लिए यह नतीजा सच में ऐतिहासिक था। उन्होंने रातों रात राजनीति की पूरी दिशा ही बदल दी। इस ऐतिहासिक जीत का सबसे बड़ा मोमेंट तो तब आया जब टीवीके की इस लहर ने तत्कालीन मुख्यमंत्री MK स्टालिन को उनके अपने ही गढ़ कोलाथुर में हरा दिया, वो भी टीवीके एक उम्मीदवार के सामने। दशकों से जो 2 पार्टियों का सिस्टम चला आ रहा था ना, वह पूरी तरह से टूट चुका था। तो सब कुछ समेटते हुए अगर देखें, एक मैगजीन के क्रूर रिव्यू को पढ़कर रात भर होने वाले उस युवा एक्टर से लेकर आज एक राज्य की सत्ता को पलटने वाले ताकतवर नेता तक का ये सफर, ये हमें क्या बताता है? क्या ये सिर्फ एक सुपरस्टार होने का फायदा था, या फिर ये सालों तक जमीन पर काम करके असल जिंदगी में एक मसीहा की छवि बनाने की ताकत का असली सबूत है? पॉप कल्चर सुपरस्टारडम से लेकर रियल वर्ल्ड की पॉलिटिक्स जीतने तक का ये पूरा पाइपलाइन वाकई राजनीति के भविष्य पर बहुत बड़े सवाल